उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक्ट तैयार किया है, जिससे कि उपभोक्ताओं को कोई किसी तरह की समस्या नहीं हो। और उपभोक्ताओं को जैसे 6 तरीके के लोगों को मिले थे अधिकार। उसमें सूचना का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, क्षतिपूर्ति का अधिकार था, प्रतिफल का अधिकार था, दावा पूर्ति का अधिकार था। ऐसे तमाम अधिकार जो है जो उपभोक्ताओं को मिले हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को नहीं पता है कि उनके साथ किस तरह से छल किया जाता है। हमेशा कायस्थ आज भी जो है राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका के लिए, अपनी राजनीतिक रूप से वो वोटिंग का ले लीजिए तो उस राष्ट्र के निर्माण में जो अच्छे कार्य करते हैं उसी की प्रति देते हैं, न कि कोई जात का। हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं श्री संजय श्रीवास्तव जी। आपका मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। आप उपभोक्ता कल्याण परिषद समिति उत्तर प्रदेश ईस्ट के आप चेयरमैन हैं। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ के आप जोन सचिव हैं और जेल पर्यवेक्षक वाराणसी परिक्षेत्र। तो आप अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय रहा आपका, और मैं चाहता हूं कि चर्चा को हम आगे शुरू करने से पहले आप अपने बारे में दर्शकों को थोड़ा कुछ 2 लाइन बताएं सर। ऐसा है कि 2007 तक मैं 3 साल के लिए मैं बिजली विभाग में मीटर रीडर के रूप में रहा। माता पिताजी के पैरालाइज की वजह से रिजाइन दिया। उसके बाद सर्वप्रथम मैं सामाजिक कार्य के रूप में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 2007 से मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष रहा और 2018 तक रहा। वर्तमान में मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सुबोध कांत साहब जी हैं। तो उसके बाद जो मैं उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति में आया, जिले से लेकर मंडल से लेकर अब जोन स्तर तक के कार्य मैं करता हूँ, जिसमें शासन के द्वारा ये संस्था जो है संरक्षित है, जेल मैनेजमेंट के अंतर्गत कार्य करती है उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति। और उपभोक्ता कल्याण परिषद समिति का मैं भी पूर्वी जोन का चेयरमैन हूँ। इसमें उपभोक्ताओं के हित के लिए जो भी बातें होती हैं उनको जागरूक करना, समय समय पर उनको जानकारी देना कि उपभोक्ताओं के हित में क्या क्या सरकार द्वारा जो है रखे गए हैं, जो कानून बने हैं, तो उस कानून का कितना आप उसको लाभ ले पाएंगे या जानकारी नहीं है, तो उस तरीके की हम लोगों ने सूचनाएं दी जी। चूँकि हम लोग अपनी चर्चा में बात कर रहे थे कि अगर हम 50 से 60 साल पहले चले जाएं तो उस समय लोगों के अंदर चेतना थी, लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे, पर उसका धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है, धीरे धीरे उसमें कमी आती जा रही है। और चूंकि आप समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए चिंतन करते हैं, तो आप अपने अनुभव के बारे में बताइए कि किस तरह से आपका सामाजिक पटल पैना हुआ और किस तरह से आप इन चीज़ों में जुड़े। कोई ऐसा अनुभव या यादें आपकी हो? नहीं, सामाजिक कार्य में आने के पीछे ये था कि लोगों ने देखा कि ये समाज से जुड़े थे और ये संस्था कायस्थ समाज से जुड़ी थी। तो हमने देखा कि कायस्थ समाज के जो बच्चे हैं, जो पहले थे, अब से बहुत काफ़ी अंतर है। पहले हमारी कायस्थ समाज के लोग राजनीति में भागीदारी अच्छी रखते थे, उसके बाद उनके अपने माने जो सर्विस वगैरह में थे, लेकिन धीरे करके बच्चों का जो है एक तरीके से राजनीति से भी अलग हो गया और एजुकेशनल से भी कमज़ोर हो गए। साथ साथ इसे भी देखने को पड़ा कि जो बच्चे थे या जो हमारा समाज था उसमें निर्धन है, गरीब है। तो हम सर्व समाज से भी बात करते हैं कि अपने अपने समाज का अगर सब सारे लोग जो बीड़ा अगर उठा लें तो निश्चित है कि सारे समाज मिल के अगर अपने अपने समाज का, ऐसे गरीब है, निर्धन है, जिसकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं उसका, तो एक अच्छे देश का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अलग अलग अपने अपने समाज की कमियों को जो है सुधारने का प्रयास कर ले। तो इसी उद्देश्य में अखिल भारतीय कायस्थ सभा में आया कि कम से कम अपने समाज से ही शुरू करूं कि अपने समाज का उत्थान होगा तो धीरे धीरे सारे समाज के लोग भी अपने अपने समाज का करेंगे तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। जी, चूंकि आप जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से उत्तर प्रदेश में राजनीति भी बहुत मजबूती से खड़ी होती है। जब चुनाव आता है तो उस समय अपने जातियों को लोग आवाज़ देना शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं SC/ST की बात करूं, अगर दलित कम्युनिटी की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे नेता हुए जो अपने आप को इन कम्युनिटी का शुभचिंतक बताते थे और उनका उत्थान भी हुआ, इस कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिला, पर उन शुभचिंतकों का उत्थान हुआ पर कम्युनिटी का उत्थान नहीं हुआ। तो क्या वजह है कि अपने जाति का, अपने समाज का सपोर्ट तो मिलता है पर फिर भी वो व्यक्ति ऊपर पहुंचने के बाद अपने समाज के भले के बारे में नहीं सोच पाता? और कुछ ऐसी चीज़ें, समाज से जुड़ी घटनाएं जिनके बारे में आप प्रकाश डालना चाहें, खासतौर से इन चीज़ों से जुड़ी हुई।
देखिए, काय समाज जो हमेशा राष्ट्र के साथ जो है जुड़ा था, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, हमेशा राष्ट्र के ही हित में अपना योगदान देते रहे, चाहे वो सर्विस के रूप में हो, चाहे राजनीतिक के रूप में हो। अब इसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन से ले लिए, सुभाष चंद्र बोस भी एक बंगाली कायद थे, और उन्होंने शायद अगर वो नहीं रहे होते तो शायद भारत की आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती थी। तो कभी जातिवाद के तहत काय समाज कभी राष्ट्र में अपना निर्माण के पीछे भूमिका नहीं है, चाहे आप उनको राजेंद्र प्रसाद का ले लीजिए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का ले लीजिए, चाहे स्वामी विवेकानंद, ये सारे काय समाज से हैं। लेकिन कभी काय समाज किसी प्रतिनिधित्व को, ये नहीं कि हमारी राजनीतिक है कि हम राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अपने समाज का इस्तेमाल करें, हमेशा काय समाज भी जो है राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका के लिए अपनी राजनीतिक रूप से वो वोटिंग का ले लीजिए तो वो राष्ट्र के निर्माण में जो अच्छे कार्य करते हैं उसी के प्रति देते हैं, न कि कोई जात का। अभी तमाम हालात के चुनाव हुए जहाँ काय समाज के लोग लड़ रहे थे कि विभिन्न पार्टियों से, तो ये काय समाज को लगा कि नहीं, इस तरीके के नहीं, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि दूसरी जातियाँ वो अपने उससे हट के एजेंडे से जो राष्ट्र के निर्माण नहीं, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक पार्टियाँ भी पड़ी हैं कि ये फला जाति के लोग हैं, इसको टिकट, ये थोड़ा सा दूर होना चाहिए। सारी राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए कि अच्छे लोगों को टिकट दें ताकि समाज में के साथ साथ इस देश का योगदान हो। और जातिवाद प्रथा के तहत जो राजनीति हो रही है, आने वाले समय में निश्चित है भारत में एक ऐसा दौर चलेगा जिससे विकास संभव नहीं हो पाएगा और राष्ट्र का अच्छी निर्माण नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब ऐसे ही लोग जातिवाद के आधार पर सदन में जाएंगे तो वहाँ अपनी अपनी जातियों के विषय में सोचेंगे, देश के विषय में नहीं सोचेंगे। तो निश्चित है कि ये कहीं न कहीं आने वाले में समय में फ्रैक्शन होगा, आपस में जातियों में लड़ाव होगा, बिलगाव होगा। तो जो कायस भी है तो इस पर भी सोचने को मजबूर हो जाएगा कि हम लोग राष्ट्र के निर्माण के विषय में सोचते हैं, हमारी जो महापुरुष जो हैं वो समाज और देश के लिए सोचते हैं, लेकिन वर्तमान की राजनीतिकरण में हम लोग कहीं न कहीं से अछूते होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब चूंकि अपने समाज के लिए खड़े होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार समाज में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पे हम जाति के लेंस से चीज़ों को देखने लगते हैं। कई बार कोई पीड़ित है और कोई दुराचारी है, लेकिन हम पीड़ित को एक जाति का और दुराचारी को दूसरी जाति का बताते हैं, जबकि अपराधी अपराधी है और जो विक्टिम है, जो शोषित है, वो शोषित है। लेकिन ऐसी चीज़ें उठाई जाती हैं राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए। चूँकि हम लोग मुगल सराय में हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में, और जब हम यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बिना हमारी चर्चा अधूरी रहेगी। तो इनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, चूँकि पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी स्टैचू का अनावरण कर देते हैं, 2-4 लाइन बता देते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी के पास पढ़ने का भी समय नहीं होता है, उनका जो ध्यान जो है, अटेंशन है, वो कम होता जा रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़ी हुई हैं जो आप बताना चाहें। निश्चित है, हम उस जन्मस्थली को प्रणाम करते हैं जहाँ लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। ये मुगल सराय उस समय था, पुड़कला गांव में उनका। ये 2 अक्टूबर 1904 में जब उनकी माता जी जहाँ गांव में आई, अब रेलवे के पास जो है रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया हुई ज़मीन। बड़ा दुर्भाग्य की बात होती है कि ऐसे महापुरुष का जन्म स्थान रहते हुए भी आज भी उनकी जन्मस्थली उपेक्षित है। तो 1904 में उन्होंने जन्म लिया, तो ये पता ही नहीं था कि ये देश का आगे चल के ये बालक जो है देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और निश्चित है हमें पूरे देश के लोगों को, देशवासियों को जात धर्म मजहब से हट के ऐसे महापुरुष का सम्मान करना चाहिए जिसने पूरे देश के लिए जो तन मन धन, माने धन तो उनके पास था नहीं, लेकिन उनकी सोच थी कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा देश सेवा में अपने को समर्पित कर सके। तो एक नैतिकता के आधार पर उस समय रेल मिनिस्टर शुरू में हुआ करते थे, तो एक छोटी सी इंसिडेंट में उन्होंने उसको इस्तीफा दे दिया कि हमें रेल मंत्री, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि इतने लोग मरने के बाद इसका मैं। लेकिन आज वर्तमान स्थिति क्या है कि कितने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदार न कोई मंत्री लेता है न कोई सांसद लेता, और परिस्थितियाँ बदल गई। तो निश्चित है लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, उनकी मेहनत, उनके देशभक्ति, उनके देश प्रेम के विषय में अगर उनकी जितनी भी चर्चाएँ की जाए वो कम है। क्योंकि वो देखिए जब अमेरिका से पेंडेंट ट्रेन लेके और अटैक कर दिया था रातों रात पाकिस्तान, तो सोचा था पूरे भारत में मैं आक्रमण कर लूँगा, पूरा कब्जा कर लूँगा आक्रमण करके। तो शास्त्री जी उसमें
प्रधानमंत्री थे, जब उनको बात पता चली तो उन्होंने अपने लोगों से अपने जाके बॉर्डर पे खड़े होकर वो सैनिकों को उत्साह दिलाया। उन्होंने कहा जय जवान जय किसान का नारा, कि हमारे जवान उतने मजबूती से खड़े रहेंगे जितने मजबूती से उसमें जो अनाज की लेके किल्लतें थी, क्योंकि सुख साधन सुविधाएं 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, इतनी साधनें नहीं थी कि गाँव की सिंचाई और कृषि की, तो कुछ कमियाँ थी। तो उसको लेकर उन्होंने जो क्या क्या था, घर घर में एक दिन का जो उन्होंने चलाया था कैंप कि लोग व्रत रहेंगे, जिससे एक दिन का अनाज जो है और आप किसी दिन रख लीजिए अपने हिसाब से। तो उनका एक अपनी योजना थी कि हमारे अन्न को भंडारण भी चाहिए ताकि हमारे देश के जवान उसको खा के और देश की रक्षा कर सके। तो उन्होंने इसीलिए जवानों को किसानों से जुड़ा, उनका बहुत प्रिय नारा था जय जवान जय किसान, कि हाँ कि अगर किसान समृद्ध रहेगा तो हमारे देश के जो जवान भी समृद्धशाली और मजबूत रहेंगे और बॉर्डर भारत की सुरक्षा करेंगे। तो ऐसे महापुरुष की आज भी आप भी जानते ही होंगे कि मुगलसराय जो उनका जन्म स्थान है, अगर इस जन्म स्थान को अगर उनके नाम से जोड़ दिया जाता या इस नगर का नाम से जोड़ दिया जाता, चाहे उनके रेलवे स्टेशन को उनके नाम से जोड़ा जाता, तो निश्चित है विश्व पटल पर शास्त्री जी के जन्मस्थली को लोग जानने लगते और निश्चित है एक लोगों को रोजगार मिल जाता कि यहाँ इनकी जन्म स्थान है। निश्चित है पैतृक स्थान उनका रामनगर में है, लेकिन जन्म स्थान का अपना अलग महत्वपूर्ण होता है। जैसे अब आपको एक उदाहरण है कि जैसे राम जन्मभूमि का चल रहा है मुद्दा, तो रामचंद्र जी जहाँ जन्म लिया है अयोध्या में, वहाँ उनका स्थान बना है। ऐसे जैसे अभी सरकार ने कहा था अम्बेडकर जी का कि वहाँ पे महाराष्ट्र में जन्म लिए तो उनके वहाँ पे लगा, पटेल जी का हुआ गुजरात। तो वैसे शास्त्री जी का योगदान तो अभी तक कोई न था, न कोई है, न कोई रहेगा, क्योंकि जिस ईमानदारी से उन्होंने देश की सेवा की, अभी तक तो नहीं लगता कि उस ईमानदारी से कोई कर सके। एक वाकया है कि उनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं थी, तो उन्होंने 13,000 रुपया लोन लेके फिएट खरीदा, कैसे कैसे भरा, और लड़कों को भी मना किए थे कि सरकारी गाड़ी का उपयोग सिर्फ ये मेरे लिए मेरे घर से। तो आज के वर्तमान समय में राजनीति में कहाँ लोग इस्तेमाल, उनके पास अपने कपड़े नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने उनको बाहर जाने के लिए अपने, जैसा कि इतिहास बताता हम लोग पढ़े हैं कि उनको अपनी जैकेट दिए कि कुर्ते फटे थे। तो इस तरीके का प्रधानमंत्री जो है उसका जन्म स्थान आज भी उपेक्षित है। ये हम लोगों के दुर्भाग्य का बात है और हम उसके नगर में रहते हैं और ये हम लोग का सौभाग्य की बात है कि ऐसे ईमानदार ऐसे प्रधानमंत्री जहाँ से जन्म लिए हैं, हम लोग अपने बड़ा गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे इस मुगलसराय में जन्म लिए हैं। जी बिल्कुल। अगर हम आज के राजनीति से जुड़े हुए लोगों को देखें तो अगर कोई विधायक बन जाए, कोई सांसद बन जाए, तो उनके ठाट बाट ही अलग होते हैं, उनके कपड़े, उनकी गाड़ियाँ, पर उतने बड़े पद पे पहुँचने के बाद भी किसी भी तरह कोई सरकारी लाभ नहीं लेना, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीना, बिल्कुल ये जरूरी है कि ऐसे महापुरुषों को याद करने के लिए उनकी जन्मस्थली हो या उनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हो, उनको हमको डेवलप करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी उनके बारे में समझे और ये भी समझे कि प्रधानमंत्री का कद कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का पहनावा या उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए। और बिल्कुल ये एक तरह से दुर्भाग्य ही मानता हूँ मैं इसको कि उनकी जन्मस्थली है, उसके बाद भी जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था या जिस तरह से उनके नाम को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए था, शायद उस तरह से उतना न्याय उनके साथ नहीं हो पाया। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है कि ये जो जगह है ये लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जानी जाती है और चूँकि यहाँ से इस तरह के महापुरुष, राजनीतिक महापुरुष जो इतनी बड़ी विरासत छोड़ के गए हैं, ईमानदारी या फिर अगर हम विकास की बात करें, उसके बावजूद भी मुगलसराय को अगर हम देखते हैं तो आए दिन कोई ना कोई करप्शन का मुद्दा यहाँ पे उठता है और बहुत सारी ऐसी विकास की चीज़ें हैं जो उपेक्षित रही हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि इतनी बड़ी विरासत होने के बाद भी हमारे समाज में वो चेतना नहीं है या उस तरह का विकास यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है? ऐसा है कि ये जो राजनीति से अगर कहा जाए तो इसने हमारे ज़िले से इसके मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी रहे हैं और उनका भी पैतृक गांव यही हमारा जनपद चंदौली का रहा है जी। और तमाम ऐसे बड़े कमलापति त्रिपाठी जी रहे हैं यहाँ, वो भी मुख्यमंत्री ने। तो ऐसे तमाम महापुरुष या कह लीजिए कि जो भी राजनीतिक जो रहे हैं, लेकिन कमलापति त्रिपाठी के बाद निश्चित है उस समय जो हम लोग जो सुनते आए कि सिंचाई के समय रेलवे के विषय में जो उन्होंने काम किया, उसके बाद फिर किसी ऐसे राजनीतिक नेता या जो कह लिए सांसद विधायक या मंत्री ने कोई बहुत ऐसा काम नहीं किया जिससे कि जनता को लगे कि हाँ इससे संपूर्ण जनता का फायदा हो रहा है।
तो इस तरीके से लोगों को करना चाहिए कि ये शास्त्री जी का नगर है और इससे जो विदेशी भी आए उतरते हैं, ट्रेन का बहुत बड़ा जंक्शन है और यहाँ से भारत में सारी ट्रेनें लगभग मिल जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का विकास हो, इस नगर का विकास हो जाए ताकि अगर विदेशी भी आए तो लोग जाने कि नहीं शास्त्री जी का ये जन्म स्थान है। और बगल में बाबा विश्वनाथ जी का जो है वो है काशी विश्वनाथ जी हैं, तो यहाँ से लोग उतर के ज़्यादातर वहीं लोग जाते हैं। तो इसके साथ एक जुड़ा है माहौल, क्योंकि पहले ही बनारस जो है ये मुगलसराय बनारस ही ज़िले में आता था, अब तो मालिक कट के अलग चंदौली जिला होगा। तो निश्चित है ये बनारस का विभाग है और वो इसी कारण पहले से डेवलप पीछे रहा, क्योंकि इतना बड़ा ज़िला था जिसके कारण लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से ये ज़िला घोषित हुआ तब से धीरे धीरे अभी जैसे यहाँ पे बहुत से के ऑफिसों के मुख्यालय अभी नहीं है, जैसे उसमें जिला कारागार का ले लीजिए, क्योंकि चंदौली का अपना कारागार नहीं, तो वो इतने दिन हो गया। अब राजनीतिक फंड के वजह से चाहे जिस कारण वजह से वो जिला बनने के बाद उतनी डेवलप नहीं हुई और होना चाहिए था, जिससे हम लोग को भी पता चले कि नहीं। और जब जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ के सांसद जी, माननीय जो मंत्री जी हैं और वर्तमान में जो विधायक हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि कम से कम शास्त्री जी को ध्यान में रखते हुए इस विकास की गति को आगे बढ़ाएं, जिससे नगर की जनता और हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित समझ सकें कि नहीं कि इस आपके कार्यकाल में इस तरीके विकास हुआ है। तो आपको लगता है कि जितनी बड़ी विरासत शास्त्री जी छोड़ के गए थे, अगर ईमानदारी की बात करें, तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं हमारा जो नगर है वो विकास के दृष्टिकोण से उपेक्षित है, या जो विकास इसको मिलना चाहिए था वो विकास नहीं मिल पाया? निश्चित है इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार की भूमिका होती है, क्योंकि फंड वहीं से रिलीज होते हैं। तो अगर उनके दिमाग में या जो भी सरकारें हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके दिमाग में अगर इस चीज़ को अगर वो बैठा लें कि नहीं, जैसे जिस तरह बाबा विश्वनाथ चाहे पटेल जी गुजरात के हैं, उसी तरह उनको लें कि ये उनसे ज़्यादा माने ईमानदार, उनकी अगर जीवन इतिहास को अगर पढ़ें लोग और उसके आधार पर अगर नीतिगत निर्णय लें, तो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ माने डेवलप की ज़रूरत है, यहाँ ज़्यादा और विकास करने के ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि नगर का के शास्त्र विकास के साथ साथ विश्व पे लोग जान सके। क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारे मुगलसराय और यहाँ शास्त्री की जन्मस्थली को हाईलाइटेड करें बाहर। तो एक हमें लगता है पर्यटन के उद्देश्य से इनको विदेशी आय का भी साधन हो जाएगा। अगर शास्त्री जी को अगर ये फोकस करके यहाँ पे अगर इनकी जन्मस्थली को डेवलपमेंट करके अगर डालते हैं और साथ साथ इसको ले लेते हैं पर्यटन के दृष्टि से, जैसे राजगिरी हुआ, बाबा किनारम हुआ, तो तमाम ऐसे तो अगर विकसित होता हमारा जिला, तो निश्चित है पर्यटन के उद्देश्य से भारत की आय बढ़ेगी विदेशों से। तो ये चीज़ें हो सकती है। चूँकि आप अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है, जैसे आपने नाम गिनवाया कि सुभाष चंद्र बोस या अन्य दूसरे नाम जो आपने बताया, तो क्या आपको लगता है कि कायस्थों की जो योग्यता होती है उसका सही तरीके से आज के समय में उपयोग नहीं हो पा रहा है, या उनको वो मंच, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं? निश्चित है, जैसे हमने बताया पूर्व में मैं आपसे बात किया कि कायस कोई राजनीतिक विचारधारा की नहीं है। कायस हमेशा राष्ट्रवादी रहे हैं और निश्चित है जो राष्ट्र में अपना जो पार्टियां या जो व्यक्ति रूप से जो चुनाव लड़ते हैं उनके साथ रहते हैं। इसके पीछे भी वर्तमान में राजनीतिकरण बताया ना कि जाति के आधार पर जो पार्टियां, राजनीतिक दल जो टिकट दे रहे हैं, उसमें कायस क्योंकि वो राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, वो राष्ट्रीय विकास पर अपना वोट करता आ रहा है, इसलिए इसको इस मंच से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन कायस अगर जिस दिन ये भी सोच लेगा कि नहीं हमें सिर्फ कायस्थों के साथ रहना है, तो निश्चित है राजनीतिक पार्टियां सोचेंगी। अभी हाल में कुछ चुनाव में हुए थे, उसमें कुछ पार्टियों ने कायस्थों को टिकट दिया था और निश्चित है क्योंकि उनकी किसी से वो रहती नहीं कि हमें लड़ना है, तो बहुत सा अभी ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और विधायक स्तर पर कुछ कायस्थ जो है आगे बढ़े हैं। और ये अब समय आ गया कि बीच में एक दौर था कि अब कायस्थ अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया था, लेकिन अब वर्तमान समय में ऐसा है कि अब कायस्थ के बच्चे और कायस्थ के परिवार के लोग भी अब राजनीति में भी धीरे धीरे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। अब यह है कि राजनीतिक दल को उनके कायस्थों के जो हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं भाई ये जो है कि प्रतिभावान है, इनकी अच्छी है सामाजिक स्थिति है, तो इनके आधार पर वोट मिला। जब यह स्नातक एमएलसी का चुनाव ले लीजिए, जब सरकारें थी सपा की, तो उस समय तक जो है कभी स्नातक एमएलसी नहीं जीत पाई, लेकिन आशुतोष सिन्हा को देने के बाद एक बार हम लोग का कायस्थ समाज जो है पूरा एकजुट होकर उनको दिया। तो ये बता दिया कि नहीं निश्चित है कि अगर कायस्थ समाज अगर एकजुट हो जाएगा तो निश्चित है कि किसी भी दल का अगर आदमी अगर कायस्थ को टिकट देगा तो निश्चित अगर समाज एकजुट हो जाएगा तो किसी को हम जिता सकते हैं। जी। अपराध निरोधक समिति
और जिले में अपराध इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, अपराध निरोधक समिति जो है 1938 में जेल मेलबर्न के अंतर्गत एक गांधी जी के द्वारा बनाई गई संस्था थी, जो शासन के द्वारा संरक्षित है। और उस समय का था जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह लड़ते थे, जेलों में बंद रहते थे, तो उनके खान पान, पढ़ने ओढ़ने की व्यवस्था के विषय में ये संस्थाएँ थी, वो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करती थी। और उसके बाद ऊपर के जो उस समय दरमियान थे उनको अवगत कराते थे कि हमको ये चीज़ें की कमी है। तो संस्था भारत की बनाई थी। वो बाद में सरकार जब 1947 में आई तो उसका संरक्षण कर लिया उस संस्था का। तो निश्चित है, अब हम लोग जैसे जेलों में जाते हैं तो देखते हैं कि कैदियों को क्या क्या सुविधा मुहैया है कि नहीं है, उनके खान पान की क्या स्थिति है, अच्छा खाना मिल रहा है कि उनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो रही कि नहीं, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हो रही कि उनकी माने जो है। और जिन लोगों के पास अपने मुकदमे लड़ने के लिए नहीं है तो वहाँ जो है वकील हम लोग भी कहते हैं कि सरकार द्वारा उनके साथ कोई वकील लड़के उनकी बातों को न्यायालय में रखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या गंदगी है, क्या ये सारी चीज़ें, तो उसको हम लोग शासन को अवगत कराते हैं कि ये जेलों के अंदर ये व्यवस्थाएँ चल रही हैं। वर्तमान सरकार में काफ़ी हद तक सुधार हुए हैं, जो पूर्व सरकारें ने उससे काफ़ी हद तक अच्छे काम जेलों में हुए हैं। और वर्तमान में जो चल रहा है साइबर अपराध, हम लोग जगह जगह साइबर अपराध के लिए भी कैंप करा रहे हैं, जागरूक करा रहे हैं। तो निश्चित है कि इसका असर है। अभी यातायात वालों में हम लोग के जो अपराध निरोधक समिति के काफ़ी अन्य जिलों के लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप ऐसे लगा के, ताकि तो हम लोग समाज के साथ साथ कैदियों को भी देख रहे हैं। अभी हाल में है कि हम लोग पुलिस जो है मित्र के साथ या थानों में हम लोग की कमेटी बैठ के कुछ ऐसे हैं अपराध कि जिसको वहीं से सुलह कराया जा सकता है, तो उसमें हमारी टीम जाएगी और संबंधित थानों में और कमेटियों में बैठ के, जैसे उसमें डाउरी का केस होता है कि ज़्यादातर होते हैं कि एक साथ 4-4, 10-10 आदमी के घर परिवार से बंद हो जाता है, तो जेलों में एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। कैदियों की जहाँ संख्या मिनिमम रहनी चाहिए वो मैक्सिमम हो जा रही है। 2,000, 2,500 से ज़्यादा आज का जो कैदी जो है जेलों में बंद हैं। तो उनके विचारधारा, चूँकि न्यायालय पर भी इतना लोड पड़ रहा है तो फैसला जल्दी आ नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग सोचे कि हम लोग जो शासन से किए हैं कि इसका भी निस्तारण जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए कि आपस में सहभागिता के, ताकि मुकदमे जो है कम से कम हो, न्यायालय का समय कम बर्बाद जाए और साथ में जो जेल में है कैदी जो है वहाँ भी उनको भीड़ न बढ़ने पाए। तो दोनों चीज़ पर काम हो रहा है। तो इसमें जो हम लोग का जो मिशन चल रहा है साइबर क्राइम, बहुत ज़्यादा लोगों को पैसे गायब हो जा रहा है और यातायात को एक्सीडेंटल, इस पर ज़्यादा फोकस है कि अपराध को कैसे कम किया जाए। चूँकि अभी आपके पास जेल पर्यवेक्षक का पदभार है, तो इस पद का कार्य क्या है? अभी हमने बताया ना कि जेल पर्यवेक्षक का यही कार्य है कि वही जेल में कैदियों के खान पान, चिकित्सा और महिलाओं के बच्चे जो छोटे हैं, महिला कारागारबंदी, उनके पढ़ने उड़ने की व्यवस्था क्या किस तरह कैसे की जाए। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग भी उनको देते हैं, जैसे अब सिलाई मशीन हो गया तो हम लोग अपने दे दिए, या अभी कोविड का था तो हमने शासन के द्वारा कि जो फर्स्ट वाला कोविड था उसमें कहीं न साबुन, सैनिटाइजर वगैरह नहीं मिला था, तो हमारी संस्था ने सारे माने प्रदेश के जेलों में अपने सेल्फ लगा के प्रमाण पत्र भी मिले हैं कि वहाँ पे हम लोगों ने कैदियों की जान बचाई है। और इस कोविड के दौरान हमारे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे अपराध निरोधक समिति और कारागार प्रशासन ने मिल के जो कार्य किया कि कैदियों में, जेलों में कैदियों को कोई कोविड की कारण बड़ी दुर्घटनाएं नहीं होने पाई, क्योंकि जिस स्तर पर वहाँ कैदी रखे जाते एक एक बैरक में 100-100, 150-150, तो संख्या इतनी ज़्यादा थी। लेकिन हम लोगों के जो जागरूकता और तत्परता से कि सारी चीज़ें और जेल प्रशासन हम लोगों ने मिल के इस तरीके से कि बाहरी लोगों को कैसे इस तरीके से बड़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने काम किया, जिससे कि जेलों में कोविड का उतना संक्रमण नहीं हो पाया। जी, चूँकि आप उपभोक्ता समिति उत्तर प्रदेश ईस्ट के चेयरमैन भी हैं, हाँ, तो उपभोक्ता मतलब इन समितियों के होने के बाद भी जो उपभोक्ता है वो आखिर शोषित क्यों है? और ये जो समितियां बनी हैं ये मात्र कभी कभार ऐसा लगता है कि सिर्फ दिखावा है, ढोंग है। ऐसा क्यों है कि समिति के होने के बावजूद भी जो उपभोक्ता है वो शोषित हो जाता है? निश्चित आप सही कह रहे हैं कि उपभोक्ताओं के न जागरूक रहने की वजह से उनके साथ छल होते हैं। सबसे पहले 1986 में उपभोक्ता नियम बना था, वो उसमें जो भारत का था राष्ट्रीय स्तर पर, उसको 24 दिसंबर 1986 को जो पारित हुआ था, उसके आधार पर हमारे देश में जितने लोग थे, हम लोग हर चीज़ कोई न कोई, हर व्यक्ति कहीं न कहीं से किसी चीज़ को उपयोग करता था। तो कुछ उसमें से त्रुटियां थी जिसको 1919 में फिर संशोधन करके
और उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक्ट तैयार किया है, जिससे कि उपभोक्ताओं को कोई किसी तरह की समस्या नहीं हो। और उपभोक्ताओं को जैसे 6 तरीके के लोगों को मिले थे अधिकार, उसमें सूचना का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, क्षतिपूर्ति का अधिकार था, प्रतिफल का अधिकार था, दावा पूर्ति का अधिकार था। ऐसे तमाम अधिकार जो है जो उपभोक्ताओं को मिले हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को नहीं पता है कि उनके साथ किस तरह से छल किया जाता है। छल में जैसे होता है कि आप अगर कोई चैन की वस्तु, हम जा रहे हैं कोई सामान लेने, हमको सोच के जाना है कि ये वस्तु लेनी है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो क्या करता है, दुकानदार हमको बरगला देता है, ये नहीं, ये अच्छा, ये इस तरह के लिए। तो ये चीज़ें सोचना पड़ेगा। इसका चैन का अधिकार जो है कि हम जो चीज़ सोच रहे हैं, जिसके विषय में हम जान गए हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छा, तो उसी को ले, और दूसरी चीज़ जो भी वस्तु ले उसकी बिल ले लें। संभवतः लोग बिल नहीं लेते। अभी भी आप चले जाइए मिठाइयों की दुकान पर, लोग बिल नहीं ले। कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कोई फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके प्रति जो है जिम्मेदार उनकी जवाबदेही नहीं है। तो सवाल है कि उपभोक्ता जब जागरूक स्वयं नहीं है तो कब तक हम लोग का भी काम है जागरूक करना। तो जो उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है उनके न जागरूक रहने की वजह से सरकार ने सारी सुविधा दी है। और पहले के जैसे थे कि अब पहले 1 करोड़ तक अब हो गया है, जो जिला न्यायालय में उनको क्षतिपूर्ति के लिए स्टेट लेवल पर 10 करोड़ हो गया है। इस तरीके से उनकी सुविधा मिली कि अगर आपके साथ कोई क्लेम होता है तो इस तरीके के इतने के अधिकार जिले और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको जानकारी नहीं। हम लोग कैंप लगा के उनको जागरूक करते हैं, लेकिन फिर भी इसका बहुत स्तर नहीं हो। और इससे संबंधित मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि इससे संबंधित जो भी विभाग है उनको भी जागरूक करने के लिए कभी न कभी शासन स्तर पर सहयोग करना चाहिए। तो वो चीज़ जो आप बता रहे हैं कि सारे विभाग के लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको भी एक्टिव रखना पड़ेगा। अब आप चले जाइए कि अभी भी जैसे सील बंद है, मिठाइयाँ ले लिए, नमकीन, ये सारे चीज़ का होता है मैन्युफैक्चर्ड एक्सपायरी। लेकिन अभी मुगल सराय में आप चले जाइए, बहुत सा दुकानें, आप यहाँ से वहाँ घूम जाइए, मिठाई के ट्रे लगी हैं, पता चला उस पर न मैन्युफैक्चर न एक्सपायरी है, वैसे दे रहे हैं। तो न तो उपभोक्ता जागरूक है और न दुकानदार को पता नहीं। यहाँ के जो फूड इंस्पेक्टर हैं बताए हैं कि नहीं बताए हैं ये भी नहीं पता है, उनसे पूछने पर पता चलेगा नहीं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं कि आप सबसे पहले स्वयं जागरूक होइए, तब आपके साथ चीटिंग नहीं हो पाएगी। जैसे साइबर का है, आपको लिंक भेज दिया, आपको ये चीज़, अगर आप जागरूक रहते तो शायद आपके साथ ठगी वगी नहीं होने पर। तो बहुत सी घटनाएं कि इतनी जानकारी, इतनी पेपर में आने के प्रति भी तमाम घटनाएं उसके बाद भी देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब कि जिसके साथ घटनाएं घट रही हैं वो भी जागरूक नहीं है। तो इस तरीके की है। तो हम लोग इसी को बैठ के करते हैं कि अभी 24 दिसंबर आएगा तो फिर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा किस तरीके की हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम आपकी समिति के द्वारा चलाए जाते हैं? हाँ, चलाए जाते हैं। और अगर हमको बिंदुवार अगर 2-4 चीज़ों के ऊपर बात करनी हो जिसके लिए उपभोक्ताओं को बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है, बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, तो ऐसे 2-4 बातें जो आप बताना चाहें। अभी जैसे कि हमने कहा कि कोई उपभोक्ताओं को शोषण होता है, उनके साथ जैसे क्या मिलावटी सामान दे देते हैं, उसके प्रति अगर आपको है तो उसका अगर आपको पता चल गया कि नहीं तो इसको आप कंप्लेन करिए। तो सबसे पहले आपके पास रसीद होनी चाहिए। कोई जैसे बिजली का उपकरण है तो आपके जान के साथ सुरक्षा, और उस पर ISI का मानक न लगा हो, आप लोकल कोई ले लिए, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लेने से पहले आगे देखें कि वो भारत हमारे अनुकूल उस पर मार्क लगा है कि नहीं। तो सबसे पहली बात की रसीद होनी चाहिए। रसीद होनी चाहिए, सबसे पहले बात रसीद होनी चाहिए। दूसरी चीज आपका चैन जो हो वो मानक के अनुकूल होना चाहिए। सबसे पहले उसका प्रिंट देख लें कि क्या प्रिंट है, एक्सपायरी कितनी है, वेट कितना है, ये सारी चीजें हैं। आप स्वयं लेने जाएंगे तो ये सभी चीजें को बारीकी देखना होता है कि दे दिया गया, पता चलता है कि एक्सपायरी है। तो ये चीज़ें हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में अगर उपभोक्ता शिकायत करना चाहे तो कहाँ कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, और क्या आप इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि उसके ऊपर जो है उचित कार्रवाई या एक्शन होता है? निश्चित है। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग जो है हर जिले में उपभोक्ताओं के लिए बना है। किसी तरह की उनकी अपनी समस्या होती है तो बहुत कम पैसे में आप उस न्यायालय का शरण लेंगे, और 100% है कि उसमें 3 महीने के अंदर आपको बहुत कम समय में उनको डिसीजन लेना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा केस नहीं खींचा जाता। तो यह है कि 90 दिन के अंदर उसका माने आपके हक में फैसला कोर्ट, वहाँ न्यायालय जो जिला उपभोक्ता आयोग प्रतिदोष में आपने दावा किया है वो डिसीजन देगी, अगर आपके रसीद और आपके सही हैं सारे।
और अभी हाल में भी है, जैसे 1919 का एक्ट है। ये पहले होता था कि हम कोई सामान जैसे ट्रेन में है ले लिए दिल्ली से, और पता चला कि उस दुकान से लिए या खाने की सामान लिया, और आते आते बीमार हो गए मुगलसराय, कंपनी है दिल्ली की या बॉम्बे की है। तो होता क्या है कि जब हम वहाँ से चले तो अब पहले जो 1986 में जो था कि हमें वहाँ उनके खिलाफ जाके मुकदमा, उनके न्यायालय में, उस शहर के न्यायालय में जाना होता था। अब वो नहीं रह गया। जो यही उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा कि अब आपने कहीं से कोई सामान खरीदा है, अगर आप जहाँ रह रहे हैं आप उस जिले के न्यायालय से आप उनके खिलाफ आप अपना मुकदमा डाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा टेंशन रहता था कि अब वहाँ जाके क्लेम करें, आना जाना, तो वो अब चीज़ें नहीं है। अब दूसरी चीज़ जैसे कि अभी आजकल विज्ञापन प्रदाता है, पहले था विज्ञापन में कोई ऐड कुछ भी दे दे, अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी। अब यह है कि अगर किसी तरह से अगर विज्ञापन के द्वारा अगर किसी को क्षति पहुँचती है तो उसके विज्ञापनकर्ता, दुकानदार और कंपनी तीनों बराबर के जिम्मेदार होंगे। अब जैसे हम लोग उदाहरण दे रहे हैं कि मान लिया कोई एक्टर जो है किसी चीज़ का प्रोडक्ट का वो विज्ञापन करता है, कंपनी कोई विज्ञापन कराती है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को लाके मार्केट में कोई दुकानदार या कोई सेंटर बेच देता है। किसी तरह स्किन की प्रॉब्लम हो गई, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो गई, चाहे किसी तरह के माने हेल्थ से संबंधित, चाहे स्किन से संबंधित, माने किसी तरह से उसको क्षति पहुंचती है, तो ये तीनों बराबर के जिम्मेदार होंगे। अब ये एक्टर जो विज्ञापन करता है वो नहीं कर सकता कि नहीं हम इसके जिम्मेदार। ये 1919 के एक्ट के तहत है, इसमें सजा का भी प्रावधान है सारे लोगों का। 10 लाख का जुर्माना के साथ साथ सजा का पहले ही नहीं था, ये अभी 1919 में लागू हुआ। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि, लेकिन वही है कि हम जागरूक हों, तो जागरूक जनता नहीं रहेगी तो सबसे पहले वही कहे कि आपसे ना कि रसीद आपको रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे, और मेरे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस चर्चा में बने रहे। हमारी अगले एपिसोड में वीडियो को देखने के लिए चैनल को जहां भी आप देख रहे हैं उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।